हेलो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी के 5th लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ को। इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी 4 लेक्चर आ चुका है। लेक्चर फर्स्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंट्रोडक्शन और चार्ज के बारे में पढ़े थे। लेक्चर नंबर सेकेंड में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़े थे। लेक्चर नंबर थर्ड में हम इलेक्ट्रिक करंट को पढ़े थे और लेक्चर नंबर फोर्थ में हम इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़े थे। और अब बारी है लेक्चर नंबर 5th का, यानी इस लेक्चर का, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ को। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको फिजिक्स में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ओम्स लॉ को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमें पढ़ना है ओम्स लॉ को, और लेक्चर फर्स्ट में मैंने बोल दिया था कि ये जो ओम्स लॉ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो एक फॉर्मूला निकलता है V = IR, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन न्यूमेरिकल का आधार है, बेस है यही फॉर्मूला V = IR। तो अभी हम इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, और ओम्स लॉ को भी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो ये तो रहा बात की बात, ये भी इस लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। अगर हम आपसे बोले कि ये जो ओम्स लॉ है इसको आप अपने जीवन में यूज किए हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक बार यूज किए होंगे इस ओम्स लॉ के कंसेप्ट को बिना पढ़े हुए। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो पहली बार हम नाम सुन रहे हैं ओम्स लॉ का, हम यूज कैसे कर लिया। तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे यूज किए होंगे इस ओम्स लॉ के कंसेप्ट को। आपके घर में बिजली आती होगी, तो कभी ऐसा हुआ होगा एक बार कि क्या होता होगा, जो पंखा आपके घर में चल रहा है, कभी ऐसा हुआ होगा कि वो काफ़ी स्पीड चलने लगा होगा, फिर कभी धीरे धीरे चलने लगा होगा, फिर कभी स्पीड चलने लगा होगा। तो आप क्या बोलते हो कि भूत आ गया पंखे में, कभी स्पीड चल रहा है कभी धीरे चल रहा है। वहाँ पे आप बोलते हो कि वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, ठीक है। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जो बल्ब जल रहा है वो बल्ब एक ही बार डिम हो जाए, तो आप क्या बोलते हो कि वोल्टेज डाउन हो गया है। तो कैसे आप डिसाइड करते हो कि वोल्टेज अप डाउन हो रहा है? ये वोल्टेज डाउन हो गया तो बल्ब डिम हो गया, इसका आंसर आप देते कैसे थे, कभी सोचे हैं? इसका आप आंसर देते थे ओम्स लॉ के कंसेप्ट का यूज करके, क्योंकि जो आप बोल रहे हो यही ओम्स लॉ का कंसेप्ट है। यानी कि ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि एक सर्किट है, एक सर्किट है, और उस सर्किट में जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आप पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप बढ़ाइएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस को आप बढ़ाइएगा तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट जो फ्लो कर रहा है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जब वोल्टेज बढ़ाइएगा तो सर्किट में, कंडक्टर में करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। जब वोल्टेज को डाउन करिएगा, कम करिएगा, तो जो करंट का फ्लो है, जो करंट का फ्लो है कंडक्टर में, वो कम हो जाएगा। और जब करंट का फ्लो कम होगा तो पंखा धीरे चलने लगेगा, आपका बल्ब डिम जलने लगेगा। और जब वोल्टेज अप होगा तो करंट का फ्लो भी हाई होगा, और करंट का फ्लो हाई होने की वजह से पंखा आपका स्पीड चलने लगेगा। तो ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट का फ्लो बढ़ेगा, और वोल्टेज घटाइएगा तो करंट का फ्लो घटेगा। यही एक लाइन कहता है ओम्स लॉ। तो चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं ओम्स लॉ का। तो स्टेटमेंट ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through a conductor is directly proportional to
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, ये रहा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले इसको हम समझते हैं। ओम्स लॉ बोल रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट का मतलब हुआ स्थिर, ना हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं ना टेम्परेचर को घटा रहे हैं, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो बोल रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो टर्म है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है। तो देखिए, दो टाइप की प्रोपोर्शनलिटी होती है, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दोनों को समझते हैं। पहला जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को समझते हैं क्योंकि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म है ये यहां पे यूज हुआ है ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में। तो इसको समझना जरूरी है कि आखिर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। तो देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीता। ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे कहीं कुछ लिखा हुआ देखिएगा तो समझिएगा और इसको पढ़िएगा कि राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीता। क्या पढ़िएगा, राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीता। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि जब राम जी खुश होंगे तो सीता जी भी खुश होंगी, जब राम जी दुखी होंगे तो सीता जी भी दुखी होंगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब हुआ कि जब राम जी खुश होंगे तो सीता भी खुश होंगी, जब राम जी दुखी होंगे तो सीता भी दुखी होंगी। मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। एक बड़ा हुआ तो दूसरा भी बड़ा होगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, एक गरीब होगा तो दूसरा भी गरीब होगा, एक अमीर होगा तो दूसरा भी अमीर होगा। यही मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो यहां पे ये जो है राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीता का मतलब ये हुआ कि जब राम जी अमीर होंगे तो सीता जी भी अमीर होंगी, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, राम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्सली कब पढ़िएगा, जब 1/, कुछ दिया हो, प्रोपोर्शनलिटी के बाद 1/, कुछ दिया हो, तब आप इसको पढ़िएगा, राम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रावण। राम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रावण। और इनवर्सली का मतलब हुआ उल्टा, यानी कि एक के खुश होने से दूसरा दुखी हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच में दुश्मनी है। इनवर्सली मतलब दुश्मनी है, डायरेक्टली मतलब दोस्ती है। डायरेक्टली मतलब क्या है, दोस्ती का रिलेशन है, एक के खुश होने से दूसरा भी खुश होगा, एक के दुखी होने से दूसरा भी दुखी होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक अगर खुश होगा तो दूसरा दुखी हो जाएगा, दूसरा अगर खुश होगा तो ये दुखी हो जाएगा। तो यहां पे ये है राम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रावण, यानी कि जब राम जी खुश होंगे तो जो ये रावण है ये दुखी हो जाएगा, जब रावण क्या होगा, खुश होगा तो राम जी दुखी हो जाएंगे। ठीक है, जब राम जी जीत जाएंगे तो रावण हार जाएगा, रावण जीत जाएगा तो राम जी हार जाएंगे। यानी कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि उल्टा रिलेशन है, दुश्मनी का रिलेशन है। तो ये दोनों आप समझ जाइए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक दूसरे पे डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट कनेक्शन है। इनवर्सली मतलब एक दूसरे से उल्टा है। ठीक है, तो ये समझ गए ना आप। इसे अब हम रब करते हैं। तो देखिए, ये समझाना काफी जरूरी था क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, यहां पे यूज हुआ है टर्म, तो ये समझाना जरूरी था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है। तो देखिए, अब आते हैं ओम्स लॉ पे। तो कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
जो ये करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि एक सर्किट है, यहां पे मान लीजिए ये रहा एक सेल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, ये रहा कंडक्टर आया यहां पे, एक बल्ब यूज हो गया यहां पे, मान लीजिए यहां पे 4 वोल्ट का क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां पे करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का। अब देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि ये जो 4 वोल्ट है, अगर इस 4 वोल्ट से हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिए तो ये जो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में ये भी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर 4 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हुआ तो जो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था 4 वोल्ट पे, वो 2 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। और यदि हम 4 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिए, यानी कि 3 वोल्ट कर दिए, तो जो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में वो 2 एम्पियर से घट जाएगा। 2 एम्पियर से क्या होगा, घट जाएगा। यही कह रहा है ओम्स लॉ। ये समझ गए आप। देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या किए, 4 वोल्ट को 8 वोल्ट कर दिए, 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के हम 8 वोल्ट कर दिए, तो जानते हैं करंट कितना फ्लो करेगा, ये करंट फ्लो करेगा 4 एम्पियर। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ तो जो करंट पहले फ्लो कर रहा था वो भी डबल हो जाएगा। यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी डबल हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर 3 टाइम आप इंक्रीज कर दिए तो जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में वो भी 3 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को 4 टाइम बढ़ा दिए तो जो करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में वो भी 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। यही एक छोटा सा कंसेप्ट है ओम्स लॉ का। अब इस कंसेप्ट को, इस जो स्टेटमेंट को हम कैसे लिखते हैं वो देखिए। इसको हम लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या लिखते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटा तो करंट भी आपका घट जाएगा। तो ये रहा ओम्स लॉ का कंसेप्ट, और ओम्स लॉ से एक हमें रिलेशन मिलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसे हम रब करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें ओम्स लॉ से एक रिलेशन मिला, और वो रिलेशन मिला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम इसे फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। आप कभी भी फिजिक्स में कहीं पे भी जब प्रोपोर्शनलिटी दिया हो, आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हो, तो जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं आप, तो हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। आप ग्रेविटेशन में भी पढ़े होंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक बड़ा जी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटा के फॉर्मुलेट करने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, और वो कांस्टेंट है R, और ये I यहीं पे हो गया। तो हमें ओम्स लॉ के कंसेप्ट से एक फॉर्मूला मिला, और वो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू RI, या इसको ऐसे भी पढ़िए V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब देखिए V तो आपको पता है कि क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज कहिए या पोटेंशियल डिफरेंस कहिए। I आपको पता है करंट है, लेकिन ये R नहीं पता है कि ये R क्या है। तो ये R है रेसिस्टेंस। क्या है, रेसिस्टेंस।
अभी हम आपको समझाएंगे कि ये रेसिस्टेंस क्या होता है, इसी लेक्चर में समझाएंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले आप इसको देखिए, ठीक है। तो ये निकला हमारा एक फॉर्मूला ओम्स लॉ से, और फॉर्मूला निकला V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा। तो एक बात बताइए, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? फिर हम आगे बढ़ते हैं और रेसिस्टेंस को समझाएंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है। पहले यह बताइए कि यहां तक आपको लेक्चर समझ आया कि नहीं आया। सिंपल सा कंसेप्ट है ओम्स लॉ का, और वो कंसेप्ट क्या है कि जब कभी भी आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाइएगा, वोल्टेज को बढ़ाइएगा, तो जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, वो कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो बढ़ जाएगा। और जब कभी भी आप वोल्टेज को कम करिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को कम करिएगा, तो जो आपके कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो कम हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें एक फॉर्मूला निकलेगा V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहां पे इक्वल का साइन लगाएंगे, और जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, इसको हटा के इक्वल टू में चेंज करते हैं, तो हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। और यहां पे जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो कांस्टेंट है R, यानी कि रेसिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आप समझ गए, और अब हम बात करेंगे कि ये R क्या है, ये रेसिस्टेंस क्या है। तो इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम अब रेसिस्टेंस को समझेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो अब हम इसे रब करते हैं। अब देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक सर्किट हुआ, ठीक है, एक सर्किट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, हम पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे अप्लाई किए, और सर्किट में कंडक्टर में क्या हुआ, करंट फ्लो करने लगा। और करंट फ्लो करने का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जो कुछ भी है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारे कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। जो कुछ भी हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। यानी कि हमारे कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब देखिए यहां पे मान लीजिए हम पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे लगा दिए 4 वोल्ट का, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल यहां से आया, और यहां पे एक बल्ब लगा दिए, ठीक है। अब हमारा यहां पे करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। इस बल्ब को हटा के हम एक काम करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कंडक्टर को, ठीक है। कंडक्टर को दिखाते हैं, ये कंडक्टर हमारा है। आखिर में जो आपका वायर होता है वो क्या होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। जो आपका वायर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, पतला सा एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है वायर, ठीक है। तो ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, यहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का मतलब हुआ कि निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। इतना तो आप समझते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो का तो डायरेक्शन ऐसे होता है, आप ऐसे क्यों दिखा दिया, ठीक है। तो ये समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम आपको जब पढ़ाए थे करंट, तो वहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट में बोले थे कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आता है, लेकिन हम कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो कहीं भी आपको दिखाई दे कि पॉजिटिव से निगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, तो आप मान लीजिएगा कि ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। एक्चुअल में जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, और वो फ्लो करता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो ये हम करंट में ही बात कर लिए थे, ठीक है। तो अभी यहां पे उसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कंसेप्ट समझिए कि यहां से करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब देखिए क्या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जाएगा?
आराम से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाए और इलेक्ट्रॉन दौड़ते दौड़ते चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जीवन में भी आप कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको रोकने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको मेंटली क्या करेंगे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में रुकावट पैदा करेंगे कि ये आगे ना बढ़े। आप सिंपल एक बचपन में जब साइकिल भी चलाते होंगे ना, तो ये जो हवा है, हवा बहती है, ऐसे आप साइकिल चला रहे हैं तो ये हवा आपको रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। तो जीवन में जो कुछ भी होता है कहीं ना कहीं रुकावट पैदा तो जरूर होता है, ठीक है, रुकावट तो जरूर आता है। तो यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये इलेक्ट्रॉन भी आसानी से नहीं कंडक्टर में दौड़ते दौड़ते चला जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को भी बहुत सारे रुकावट का सामना करना पड़ता है, और वो रुकावट कैसी आती है वो बता रहे हैं। जैसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक साथ में, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन टकराता भी तो होगा, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन टकराता भी तो होगा। जैसे आप भीड़ में चल रहे हैं, बहुत सारे भीड़ में चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, बीच में आप चल रहे हैं, तो क्या आसानी से चल जाते होंगे आप ऐसे टकराते होंगे, फिर उधर से धक्का लगता होगा, आप ऐसे जाते होंगे, फिर इधर से धक्का लगता होगा, ऐसे जाते होंगे, ठीक है। तो भीड़ में भी धक्का लगता है आपको। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का भीड़ चल रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन का भीड़ चल रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता होगा, इधर घूमता होगा, इधर टकराता होगा, उधर जाता होगा। तो ये जो टकराता है, तो टकराने से जो रुकावट पैदा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराता है या इलेक्ट्रॉन आयन से टकराता है, तो ये जो टकराने से इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो में रुकावट पैदा होता है, इसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से जा रहा था, आसानी से फ्लो कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन टकराने की वजह से जो उसमें रुकावट पैदा हुआ, टकराने की वजह से जो उसमें रुकावट पैदा हुआ, वही रुकावट को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। और ये रेसिस्टेंस हर जगह होता है, हमारे जीवन में भी होता है, हमारे जीवन में भी बहुत सारे रुकावटें आती हैं, ठीक है। एक रुकावट पे बहुत अच्छा लाइन है, ठीक है, हम नोट किए हुए अपने मोबाइल में आपको सुनाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा फन भी जरूरी है, तो हम आपको सुनाते हैं। ये नोट किए हुए हैं हम, फिर लेक्चर पे आएंगे, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो रुकावट पे कहाँ गया, हाँ मिल गया। तो लाइन क्या है कि क्यों रुकावट मेरे रास्ते में तुम हर बार बनते हो, क्यों रुकावट मेरे रास्ते में तुम हर बार बनते हो, कोशिश करता हूँ चलने की तो क्यों पकड़ के मेरा हाथ तुम लाचार बनते हो, क्यों रुकावट मेरे रास्ते में तुम हर बार बनते हो। देखा है मैंने भी जमाने भर की ठोकरें खाकर, मुकद्दर नहीं बनता सिर्फ ख्वाब सजाकर, जो मैं बढ़ता हूँ अपनी मंजिल की ओर, तो मुझे हर दफ़ा रोक के क्यों गुमराह बनते हो, क्यों रुकावट मेरे रास्ते कि तुम हर बार बनते हो, क्यों रुकावट मेरे रास्ते में तुम हर बार बनते हो। ये मैंने नहीं लिखा है, कहीं पे लिखा हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसको अपने मोबाइल में नोट्स में इसको नोट कर लिया, ठीक है। और किसका है ये मुझे नहीं पता है, और मैं क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे नाम ही नहीं पता कि कौन लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा सुन के। तो जिसका भी होगा ये नहीं सोचेगा कि मैंने चोरी कर लिया, ठीक है भाई, आपका नाम मुझे नहीं पता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपका नाम पता होता मैं क्रेडिट जरूर देता, और आप बहुत अच्छा लिखे हो, ठीक है। तो अब आते हैं कंसेप्ट पे, ठीक है। तो जीवन में भी लोग रुकावट बनते हैं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो में भी जो रुकावट आता है, उसी रुकावट को हम रेसिस्टेंस कहते हैं, और इस रुकावट को हम मेजर करते हैं ओम्स में। यानी कि रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम्स, और इसको डिनोट करते हैं ग्रीक के एक लेटर ओमेगा से। तो चलिए इसको रब करते हैं और सारी चीजों को हम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम रेसिस्टेंस का डेफिनेशन लिखेंगे। तो क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर through which it oppose the flow of electron
इलेक्ट्रॉन थ्रू इट। यानी कि ये एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, ये क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराने के वजह से जो रुकावट पैदा होती है, जो अपोजिशन क्रिएट होता है, जो बाधाएं क्रिएट होती है, उन्हीं बाधाओं को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। और इसको इट्स एसआई यूनिट इज ओम। इसका एसआई यूनिट क्या है, ओम है। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, और ओमेगा का साइन ऐसे होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रेसिस्टेंस कि कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है, उसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। उसको मेजर करते हैं ओम्स में और उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। कहीं भी लिखा हुआ है आपको कि R इज इक्वल टू 5 ओम, तो इसका यह मतलब हुआ कि उस कंडक्टर में 5 ओम का अपोजिशन है, 5 ओम का रुकावट है, 5 ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में 5 ओम का बाधा है उस कंडक्टर में। तो यहां पे आप रेसिस्टेंस समझ गए कि रेसिस्टेंस क्या होता है। अब ये रेसिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है, ये कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। ये जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो वो सारे फैक्टर को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जरूरत भी नहीं है। अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी तो हमें पढ़ना था ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ को पढ़ लिए। फिर ओम्स लॉ का हम फॉर्मूला देखे V इज इक्वल टू आई आर। फिर वहां पे एक टर्म आया R, तो उस R को पढ़े कि वो आखिर में वो R क्या है, वो रेसिस्टेंस क्या है। तो यहां पे समझ गए कि कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, अगर रेसिस्टेंस नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर लेता। ठीक है, तो रेसिस्टेंस हम समझ गए। तो यहां पे सारे जो कंसेप्ट थे ओम्स लॉ के वो आपको क्लियर हो गए। ठीक है, कि क्या होता है ओम्स लॉ, फॉर्मूला भी देख लिए, रेसिस्टेंस भी समझ गए। तो एक बार देख लीजिए उस फॉर्मूला को। ठीक है, उस सुंदर से फॉर्मूला को एक बार देख लीजिए कि वो क्या है। तो वो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूज होगा आपके फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और सारा कहानी यहीं से होगा। ठीक है, तो ये V जानते हैं वोल्टेज होता है, ये I करंट होता है, R रेसिस्टेंस होता है। R आप अभी समझ गए कि रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस पे और सारा चीज हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो वो तो अभी इसका टॉपिक नहीं है। ओम्स लॉ में जितना समझना था रेसिस्टेंस को उतना हम समझ लिए। ठीक है, अभी देखिए एक और चीज, हम इस फॉर्मूला को जैसे V इज इक्वल टू आई आर है। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, V बाई आर इज इक्वल टू आई, यहीं से निकाले। R को हम इधर भेज दिए, V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या आया, V बाई आर। और तीसरा क्या हुआ, V बाई आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला हमारे निकले ओम्स लॉ से। ये 3 फॉर्मूला हमारे निकले ओम्स लॉ से। आप इसी को याद करिए बस। ठीक है, क्योंकि इसी से हमारा ये बाकी 2 फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, न्यूमेरिकल जो आएगा आपका ओम्स लॉ में वो क्या आएगा। आपको इन तीनों में से यानी कि वोल्टेज, रेसिस्टेंस और करंट में से किन्हीं 2 का वैल्यू दिया होगा और तीसरा आपसे पूछ लेगा। तो जब आपको करंट और रेसिस्टेंस दिया हुआ हो, वोल्टेज पूछे तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। जब आपसे यहां पे मान लीजिए कि वोल्टेज और रेसिस्टेंस दिया हुआ हो, करंट पूछे तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। जब आपसे वोल्टेज और करंट दिया हो, रेसिस्टेंस पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा। वैसे आप एक ही फॉर्मूला याद करिए। ठीक है, यही फॉर्मूला याद करिए, V इज इक्वल टू आई आर को। और आपको मैथमेटिक्स आता है
और मैथमेटिक्स आता है तो बाकी जो आपसे पूछेगा आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 10 फॉर्मूला याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद करिए, इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा जो आपका न्यूमेरिकल का होगा। अब देखिए इसमें एक और चीज़ छूट गया था, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है। अब इस I को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, V बाई आई इज इक्वल टू आर। क्या हो जाएगा, V बाई आई इज इक्वल टू आर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई आई इज प्रोपोर्शनलिटी टू आर। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो V है वो कांस्टेंट है एक सर्किट में, तो इसको रिमूव करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेसिस्टेंस है वो करंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि उल्टा रिलेशन है, दुश्मनी है। यानी कि जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा सर्किट में, जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा सर्किट में तो जो करंट का फ्लो है वो कम हो जाएगा। जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा सर्किट में तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। ये जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में आई को हम इधर भेजे तो हमको एक फॉर्मूला निकला V बाई आई इज इक्वल टू आर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका ये मतलब हुआ कि जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो जो आई है वो कम होगा। रेसिस्टेंस बढ़ने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकरा रहा है, ठीक है, फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो करंट का जो फ्लो होगा सर्किट में वो कम हो जाएगा। जब रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा, और रेसिस्टेंस जब हाई हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएंगे आपस में। अब ज्यादा टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, टकराएगा, कोलिजन होगा, तो जो उसका काइनेटिक एनर्जी है टकरा के हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जैसे आप घर में आयरन यूज करते हो, वैसे ये जो कंसेप्ट है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का है, लेकिन यहां पे हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए रेसिस्टेंस हाई होगा तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो कम करेगा, और रेसिस्टेंस हाई की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराने लगेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस हाई है। अब रेसिस्टेंस हाई है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं, तो जो उनका काइनेटिक एनर्जी था वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और ज्यादा टकराने की वजह से ज्यादा हीट एनर्जी क्रिएट होगा, तो वो जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाएगा। तो वो जो आयरन आप यूज करते हो उसमें निक्रोम का एलॉय लगा हुआ रहता है और उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से क्या होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाता है, उसमें कोलिजन ज़्यादा होता है, तो वो गर्म हो जाता है, तो आप उसको क्या करते हो, कपड़ा प्रेस करते हो, ठीक है। तो ये तो हमें पढ़ना था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस का जिक्र था तो आपको समझा दिए कि रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होगा। रेसिस्टेंस हाई होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराएंगे एक दूसरे में, और ज़्यादा टकराएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था उसका काइनेटिक एनर्जी उसके हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से जो कंडक्टर है वो कंडक्टर गर्म हो जाएगा, और वो कंडक्टर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यहां पे आप समझ गए कि रेसिस्टेंस हाई तो करंट का फ्लो कम, और रेसिस्टेंस कम तो करंट का फ्लो हाई। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो अभी छूट गया था मेरे से, ठीक है। अब देखिए यहां पे सारे ओम्स लॉ से रिलेटेड कंसेप्ट कंप्लीट हो गए। अब हम ओम्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे, एक नहीं बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, पहला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं ओम्स लॉ पे, और ये क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 5 वोल्ट, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। यानी कि एक सर्किट है, और सर्किट है तो वायर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट। आपको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, और आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है करंट,
करंट गिवन है कितना 2 एम्पियर, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 5 वोल्ट। ठीक है, आपको रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूला पे रखिए और रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको V कितना दिया है 5, I कितना दिया है 2, और R आपको नहीं पता है। अब यहां से मैथमेटिक्स है, 2 को इधर लाइए तो 5/2 इज इक्वल टू R, और यहां से आप R इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 5/2, और यहां से आपका निकला R इज इक्वल टू 2.5 ओम। यहां से आपका आ गया जो रेसिस्टेंस है वो क्या है 2.5 ओम है। यानी कि उस सर्किट में जो अपोज क्रिएट हो रहा है, जो बाधा क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, वो कितना है 2.5 ओम है। तो ये रहा एक न्यूमेरिकल ओम्स लॉ के ऊपर। ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, आपको इन तीनों में से वोल्ट, करंट और रेसिस्टेंस में से किसी दो का वैल्यू दिया होगा, आपको वोल्ट दिया होगा पोटेंशियल डिफरेंस, या रेसिस्टेंस दिया होगा करंट पूछ लेगा, या करंट और रेसिस्टेंस दिया होगा वोल्टेज पूछ लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया होगा आपसे रेसिस्टेंस पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, वोल्ट गिवन है, करंट गिवन है, और आपसे रेसिस्टेंस पूछा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसी ओम्स लॉ के ऊपर। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं हम, जो कि ओम्स लॉ के ऊपर है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल है कि ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है 24 वोल्ट बैटरी एंड ए रेसिस्टर ऑफ 60 ओम। यानी कि एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है और उस सर्किट में एक बैटरी है जो कि 24 वोल्ट की है। ठीक है, और वहां पे एक रेसिस्टर है जो कि 60 ओम का है। अब ये रेसिस्टर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कुछ देर के लिए पॉज करते हैं और समझते हैं रेसिस्टर को। तो रेसिस्टर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, वो सब्सटेंस जिसमें हाई रेसिस्टेंस होता है उसको रेसिस्टर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंडक्टर हुआ, अब हम जनरली उस कंडक्टर को यूज करते हैं ना जिसमें रेसिस्टेंस लो हो, जिसमें क्या हो, रेसिस्टेंस क्या हो, लो हो, ताकि करंट अच्छे से फ्लो करे। कोई ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनमें हाई रेसिस्टेंस होता है, जैसे निक्रोम का एलॉय, उसमें हाई रेसिस्टेंस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टर बोलते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, दोज सबस्टेंस which have very high resistance is called resistor। मतलब वो सब्सटेंस जिसमें हाई रेसिस्टेंस हो उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टर बोलते हैं। तो रेसिस्टर आप समझ गए कि रेसिस्टर क्या होता है। तो देखिए, तो क्या है, उस सर्किट में एक रेसिस्टर है जिसमें रेसिस्टेंस कितना है, 60 ओम का रेसिस्टेंस है। तो व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, यानी कि उस सर्किट में जो करंट होगा वो क्या होगा। आगे बोल रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, यानी कि आप मान लीजिए जो कंडक्टर है उसमें भी रेसिस्टेंस होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो कंडक्टिंग वायर है, जो वायर है उसका रेसिस्टेंस को हम जीरो मान ले, नेग्लिजिबल मान ले, जीरो मान ले, और हम रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को 60 ओम माने, और बैटरी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट। अब आपको पता करना है कि उस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 24 वोल्ट, और आपको गिवन है रेसिस्टेंस गिवन है, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आपको गिवन है 60 ओम गिवन है।
रेसिस्टेंस, आपको फाइंड करना है करंट, आपको करंट फाइंड करना है। आपके पास एक ही फॉर्मूला है और वो है V इज इक्वल टू आई आर। इसी फॉर्मूला पे रखिए इन सारे वैल्यू को। पोटेंशियल डिफरेंस 24, करंट क्या है नहीं पता है तो इसको ऐसे ही आई रहने देते हैं। आर कितना है 60 है तो मल्टीप्लाई 60। अब इस 60 को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 24/60 इज इक्वल टू आई, और ये कट के क्या हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा 0.4 इज इक्वल टू आई। इसको ऐसे लिखिए I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, यानी कि जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो कितना एम्पियर का फ्लो कर रहा है, 0.4 एम्पियर करंट उस सर्किट में फ्लो कर रहा है। ये रहा सेकेंड न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं ओम्स लॉ पे। आपको पता है कि जो कुछ भी क्वेश्चन देगा घुमा फिरा के, आपको इन तीनों में से किसी दो का वैल्यू गिवन होगा, तीसरा आपसे पूछेगा, इस फॉर्मूला पे लगाइएगा और उस तीसरे का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अभी तक दो क्वेश्चन देखे। पहले क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था और करंट गिवन था, रेसिस्टेंस पूछा था। सेकेंड वाले क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन है, हमसे करंट पूछ लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें क्या गिवन हो, क्या क्या देख लिया हम, रेसिस्टेंस वाला देख लिया, रेसिस्टेंस निकाल लिए, इस वाले में करंट निकाल लिए। अब अगला एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको रेसिस्टेंस गिवन होगा, करंट गिवन होगा और आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक और न्यूमेरिकल लेके हाजिर हैं आपके सामने, और ये न्यूमेरिकल है ओम्स लॉ पे। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट 0.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है एंड टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 10 ओम, यानी कि जो सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस है वो कितना है, वो 10 ओम का टोटल रेसिस्टेंस है उस सर्किट में। व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गिवन सर्किट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन क्या क्या है, करंट गिवन है, करंट गिवन है कितना 0.5 एम्पियर, आपको गिवन है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कितना 10 ओम का, वोल्टेज आपको नहीं पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। आपके पास एक ही फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, यहां से सारा वैल्यू यहां पे पुट करिए, ठीक है। तो V आपको नहीं पता है, I कितना है 0.5 एम्पियर, तो 0.5 मल्टीप्लाई R कितना है 10 ओम, तो ये हो गया 10। तो V इज इक्वल टू 5 वोल्ट आपका क्या आ गया, V इज इक्वल टू 5 वोल्ट आपका क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया उस सर्किट का। तो ये सारे न्यूमेरिकल रहे ओम्स लॉ पे। तो अभी तक आप इस लेक्चर में पढ़े क्या, उसको एक बार शुरू से लेके यहां तक समरी करा देते हैं। तो आप पढ़े ओम्स लॉ को कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। ओम्स लॉ को जनरली आप अपने घरों में यूज किए हैं, बिना पढ़े हुए ही, बिना इसके कंसेप्ट को पढ़े हुए ही आप ओम्स लॉ को यूज किए हैं। और वो क्या है कि जब वोल्टेज अप होगा तो करंट का फ्लो भी अप होगा, जब वोल्टेज अप होगा तो करंट का फ्लो भी इंक्रीज करेगा, जब वोल्टेज डाउन होगा तो करंट का फ्लो भी डाउन होगा, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां से हमें एक फॉर्मूला निकला और फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो V है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट, R है रेसिस्टेंस, क्या है R है रेसिस्टेंस। फिर हम पढ़े कि रेसिस्टेंस क्या होता है, जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं करता है, उसके फ्लो में कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ बाधाएं आती है, उन्हीं बाधाएं को, उन्हीं रुकावटें को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। और ये रेसिस्टेंस मेजर होता है ओम्स में, यानी कि रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम, और उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए थे, ओम्स लॉ पे 3 न्यूमेरिकल देखे और सारे न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज हुआ। तो यहां पे ये ओम्स लॉ का लेक्चर कंप्लीट होता है। और लेक्चर कंप्लीट करने से पहले एक कंसेप्ट और छूट गया ओम्स लॉ में, और वो है वी आई ग्राफ, ठीक है। क्या है वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ। तो ये कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ये सिंपल कंसेप्ट है
तो देखिए ये रहा आपका ग्राफ, यहां पे y एक्सिस पे b रख दीजिए, x एक्सिस पे i रख दीजिए। तो जब भी आप ओम्स लॉ को प्लॉट करने की कोशिश करिएगा ग्राफ पे, जो आपको वोल्टेज और करंट का वैल्यू दिया होगा, आप उसको पॉइंट लगा के जब आप पॉइंट को मिलाइएगा तो हमेशा जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन का होगा। और स्ट्रेट लाइन का इसलिए होगा क्योंकि ध्यान में रख लीजिए, आगे बहुत काम करेगा, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोई भी ग्राफ बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोई भी ग्राफ बनता है, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। वो ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का होता है। और यहां पे जो v इज इक्वल टू आई आर का जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और हमेशा ओरिजिन से पास करता है। तो ये ग्राफ जब आप देखिएगा तो ये किसका है? v इज इक्वल टू आई आर का है। ठीक है, तो यहां पे एक और चीज देख लीजिए, इसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है, जैसा मान लीजिए जो कोई ग्राफ है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से जितना ये उठा रहता है, मान लीजिए थीटा है, ठीक है, थीटा इसका डिग्री है, यहां पे थीटा डिग्री है, तो टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है? स्लोप ऑफ ग्राफ। और इसका जो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है? वी वाई आई के इक्वल होता है। और ये किसके इक्वल होता है? रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा। ये कुछ ज्यादा समझना नहीं है इसमें, ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है ग्राफ का। वो क्या है कि जो भी वी आई का ग्राफ बनता है, वाई एक्सिस पे वी है, एक्स एक्सिस पे आई है, तो जब भी आप ग्राफ प्लॉट करिएगा तो वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन का होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होता है। और ओम्स लॉ का जो ग्राफ होगा v इज इक्वल टू आई आर का, वो हमेशा ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहां पे एक कंसेप्ट आता है स्लोप का, कि स्लोप क्या होता है। इसको आप 11th क्लास में पढ़िएगा, 10th क्लास में इसको नहीं दिया गया कहीं पे, लेकिन फिर भी मैं बता दिया। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है कि ये जो ग्राफ आप प्लॉट किए, ये एक्स एक्सिस के साथ जितना डिग्री बनाता है, जितना थीटा बनाता है, जितना डिग्री बनाता है, उसका टेन थीटा आप निकाल लीजिए, उसका टेन थीटा निकाल लीजिए, वही होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? v बाई आई के इक्वल होता है। और v बाई आई आपको पता है, यहां से v बाई आई क्या है? r है। यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? रेसिस्टेंस के इक्वल होगा, रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यहां पे ग्राफ का कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। तब तक बने रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।